चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। कल हम बात कर रहे थे लीगल एप्टीट्यूड, कंपनी लॉ के बारे में बात हो रही थी। तो कल जितना भी पढ़ा उसमें से आपको कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरी, कुछ नहीं समझ आया ऐसा कुछ? कल वाले पॉइंट्स ध्यान में है? कंपनीज एक्ट क्या है ये बता। कंपनीज एक्ट 2013 एग्जैक्टली क्या है, बिल कैसे प्रेजेंट किया जाता है, कहाँ पे बिल को हम पास करवाते हैं, वो सब चीज़ों पे बात हुई थी। लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट का सिस्टम कैसे वर्क करता है, फाइनली एक बिल एक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, उसके लिए क्या स्टेप था, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब पॉइंट्स पे हमने बात की। कल हमने देखा रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है जो कंपनीज एक्ट को इंडिया में मैनेज करती है। नाम ध्यान में, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अच्छा, वो उनका ऑफिस कहाँ पे है? सेंट्रली न्यू दिल्ली। अच्छा, उनका कोई सबऑर्डिनेट या कोई अथॉरिटी? रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर के ऑफिस इंडिया में कितनी जगह है और कहाँ पे? 7 जोन में डिवाइड किया हुआ है। तो जोन वाइज है, नॉर्थ जोन है, साउथ जोन है, वैसे करके। अपना गुजरात कौन सी रीजन में आएगा? वेस्टर्न जोन में आएगा, ठीक है। अब रीजनल डायरेक्टर्स क्योंकि मल्टीपल स्टेट्स हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने भी फर्दर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया। तो उनसे जूनियर कौन सी अथॉरिटी है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दैट इज कॉल्ड ROC। अब हमने देखा कि ROC और कंपनी रेगुलरली एक दूसरे के साथ डील करते रहते हैं, कम्युनिकेशन होता रहता है। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वे ROC को अपडेट करती रहे कंपनी में क्या चल रहा है। अब बोले सर ये अपडेट करना नेसेसरी क्यों है? भाई मेरी कंपनी है, मुझे जो करना है करूँ, मैं ROC को हर चीज जाके क्यों बताऊं? रीजन ये है कि कंपनी में जो पैसा लगा है वो किसी एक इंसान का नहीं है। बहुत सारे लोग उसके अंदर अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसको आप शेयर बोलते हो, जो अपने अकाउंट्स में पड़ा हुआ है। तो इट इज अ शेयर कैपिटल। भाई मेरा अकेले का पैसा नहीं है। अगर हम कंपनी बना रहे हैं तो उसमें 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 लोग हो सकते हैं। तो 1000 लोगों का पैसा लेके बैठे हैं और मैनेजमेंट कुछ लोग कर रहे हैं। तो उन सब की तरफ भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना कि हमें आंसर देना है कि उनके पैसों का क्या हो रहा है, कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट अथॉरिटी कंपनीज के ऊपर इतना ज्यादा नजर रखती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग हजारों लोगों का पैसा लेके गायब हो जाए, क्योंकि ये तो बड़ा आसान रास्ता हो जाएगा। अपना पैसा बना लो, बाकी सबका डूब गया। अब डूब गया तो क्या करेंगे? तो ये नहीं होना चाहिए। ये कंपनी सेक्टर में अगर ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो गया तो लोग कंपनी में पैसा कभी नहीं लगाएंगे और बिजनेसेस नहीं चलेंगे। फिर वही सोल प्रोप्राइटर पे आ जाओगे, वापस लॉसेस अनलिमिटेड हो जाएंगे, तो वो थ्रेट रहेगा। तो इसलिए इसको रेगुलेट करना जरूरी है। तो हमने देखा ROC जो है वो सबसे जूनियर अथॉरिटी। ROC कितनी जगह पे है? मतलब सिटी वाइज है, स्टेट वाइज है? कहाँ कहाँ पे ROC है? स्टेट वाइज है। हर स्टेट में एक एक ROC। अपने गुजरात की ROC का ऑफिस कहाँ पे? अहमदाबाद में। और ऐसे कोई स्टेट्स भी हैं जहाँ मल्टीपल ROC है? महाराष्ट्र और तमिलनाडु। महाराष्ट्र में कहाँ पे है ROC? मुंबई एंड पुणे। और तमिलनाडु में चेन्नई एंड कोयम्बटूर, ठीक है। तो ये सब सिटीज है। तो ये सब डेटा आपको MCQ में काम आएगा। फिर हमने देखा कि ROC और कंपनी क्योंकि रेगुलर इतनी बातें करते हैं, इतना डेटा और कम्युनिकेशन होता है, तो डिस्प्यूट होने का चांस भी रहता है। अब अगर दोनों में झगड़ा हो गया तो झगड़ा कौन सॉर्ट करेगा? NCLT। क्या फुल फॉर्म था उसका? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, दैट इज NCLT। ट्रिब्यूनल का मतलब मैंने आपको बताया था, इट इज अ स्पेशल कोर्ट। कंपनी लॉ के मामले एक ही कोर्ट में जाएंगे जिसको हम बोलते हैं NCLT। बाकी के लोकल कोर्ट जो होते हैं बोले हमारे पास मत लेके आओ, आपके लिए तो स्पेशल कोर्ट बना है, वहां जाके सॉल्व करवा लो। इससे होगा क्या? केस जल्दी सॉल्व होगा। अब सपोज मैं एक कोर्ट का जज हूँ, मेरे पास अलग अलग वेराइटी के केसेस आते हैं। किसी का पार्टनरशिप का इशू है, किसी का फैमिली का डिस्प्यूट है, किसी का कंपनी का मैटर है। तो मुझे भी तो स्टडी करना पड़ता होगा ना डिसीजन देने से पहले कि लॉ में क्या लिखा हुआ है। मैं अपने मन से थोड़ी फैसला सुना रहा हूँ। वो राजा महाराजा वाला टाइम तो है नहीं, जो मैंने बोल दिया वही कानून है, वैसा तो होगा नहीं। कानून में जो लिखा है वो पढ़ के मुझे जवाब देना है। तो पढ़ने के लिए टाइम चाहिए ना। तो जितनी वैरायटी के केस लेके आओगे उतने कानून मुझे ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे। बट अगर इसके बदले मेरे पास एक ही टाइप के केस आते हो कंपनी लॉ के, तो मुझे कंपनीज एक्ट ही पढ़ना है, बाकी लॉज में तो जाना नहीं है ज्यादा। एक दो जो साथ में कनेक्टेड एक्ट है वो ठीक है, लेकिन फोकस उसी पे रहेगा। अब बार बार एक ही चीज की प्रैक्टिस करते करते मुझे पूरा कंपनी लॉ याद हो जाएगा, तो फैसला भी तो जल्दी आएगा ना। समझ में आ रहा है? तो हर एक पर्टिकुलर टाइप के केस के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया कि भाई कंपनी लॉ का मैटर है तो यहाँ पे लेके जाओ, दूसरा कोई मैटर है तो वहां पे लेके जाओ। तो ऐसे स्पेशल कोर्ट्स को हम यहाँ पे इनकी लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रिब्यूनल, इसलिए वहां से वर्ड आया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अच्छा, इससे ऊपर भी एक अथॉरिटी है
नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, NCLAT, और वो हाई कोर्ट के बराबर मानी जाती है लेवल वाइज। इससे ऊपर तो फिर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बची है। अब क्या होता है ना, लॉज में मैटर पे डिपेंड करता है, कितने मैटर्स में सेक्शन में लिख दिया होता है कि भाई दिस मैटर कैन बी अपील्ड अप टू द लेवल ऑफ NCLAT ओनली, लास्ट अथॉरिटी है। मतलब NCLAT ने जो फैसला दिया फुल एंड फाइनल, सुप्रीम कोर्ट वाला रास्ता नहीं है। लेकिन कुछ मैटर्स में ओपन होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, तो वो दोनों ऑप्शन रहते हैं, डिपेंड करेगा केस टू केस, तो अपने उसको ऐसे फिक्स नहीं कर सकते। तो ये सब पॉइंट्स पे कल बात हुई थी कि भाई डिस्प्यूट कहाँ सॉल्व होंगे और रेगुलेटरी अथॉरिटीज कौन सी है। अपना इंस्टीट्यूट ICSI मिनिस्ट्री MCA के अंडर में आता है। MCA की जो मिनिस्टर है अभी करंटली, दैट इज निर्मला सीतारमन, वो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर भी है, बजट भी वही प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, और कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री भी उनके पास ही है। तो ऐसा हो सकता है कि एक मिनिस्टर मल्टीपल मिनिस्ट्रीज हैंडल कर रहे हो, उनके पास दोनों मिनिस्ट्री, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब कल हम एक्ट की बात कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बोला एक कंपनीज एक्ट 2013 है, और साथ में एक डॉक्यूमेंट बनाया कंपनीज रूल्स 2014। मैंने आपको बोला भी था कि इसके बारे में आगे बात करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आज वो पॉइंट कवर कर लेते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी ले लेते हैं, फिर मैं आपको बता भी दूंगा कि वो एक्ट प्रेजेंट कैसे किया जाता है, वो डॉक्यूमेंट भी देखते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 और इसके साथ साथ कंपनीज रूल्स 2014। एक बात ये भी हो रही थी कि ये जो एक्ट है, इसके पुराना वाला एक्ट था 1956 का, फिर आया 2013, तो इतने साल में बीच में कोई ना कोई चेंजेस भी तो हुए होंगे कानून में। तो उन चेंजेस को हम लीगल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एक टर्म मैंने कल बोला था, अमेंडमेंट, ठीक है। अमेंडमेंट का मतलब है, अमेंड करना मतलब चेंज करना, तो अमेंडमेंट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग कानून के अंदर कुछ प्रोविजंस में चेंजेस करना, और वो चेंजेस रेगुलर बेसिस पे होते हैं। अच्छा, ये जो 2013 का जो एक्ट आया ना, उसमें भी अमेंडमेंट्स हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बोले ये तो अभी 10-12 साल पहले तो आया है, इसमें कहाँ चेंज हुआ होगा, इमीडिएट अमेंडमेंट हुए हैं। 2015, 2017, 2019, 20, 22, ये सब में अमेंडमेंट्स हुए इसी कानून में। अब उन्हें इतना लेटेस्ट बनाया था, तो 2013 में तो कानून बनाया, 14 में तो अप्लाई हुआ, 15 में फिर चेंज कर दिया। तो बनाते टाइम ध्यान नहीं दिया था क्या रखना है क्या नहीं। इतना शॉर्ट टर्म में चेंजेस आ सकते हैं ना, मार्केट चेंज हो रहा है, दुनिया बदल रही है, तो नई नई चीजें आती रहती है। कभी कभी होता है इतना डिटेल में एक्ट बनाने के बाद भी लगता है कि इससे बेटर हो सकता था, तो चेंजेस करना जरूरी है, तो आप कर सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि चेंज नहीं करना अलाउड है या इतने साल के बाद ही चेंज कर सकते हैं, जब जरूरत है आप करो। अब ये जो आया ना डॉक्यूमेंट, इसका नाम कुछ ऐसा है, द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, ऐसे लिखा जाता है, ब्रैकेट में लिख देते हैं अमेंडमेंट। अब जैसे आप ये पढ़ते हो ना, ये वर्ड पढ़ के आपको ये समझ में आ जाता है कि ये कंप्लीट एक्ट नहीं है, ये सिर्फ अमेंडमेंट एक्ट है। अब जैसे अपन ने देखा कंपनीज एक्ट में, कल मैंने आपको बताया था टोटल कितने नंबर ऑफ सेक्शंस होते हैं, कुछ नंबर ध्यान में, 470, ठीक है, 470 सेक्शंस होते हैं इसके अंदर। अमेंडमेंट एक्ट में सारे सेक्शंस चेंज तो नहीं करेंगे, 470 में से मान लो 10 सेक्शन में चेंजेस किए, करेक्शंस किए, तो इस डॉक्यूमेंट में ना आपको वो 10 सेक्शंस के बारे में ही लिखा हुआ मिलेगा। तो ये डॉक्यूमेंट होगा भी 10-15 पेज का, ज्यादा नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। फिर जब 17 वाला अमेंडमेंट आया, वो भी सेम है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, उसमें भी कुछ सेक्शंस में चेंजेस हुए। तो जब भी ये वर्ड बीच में आ जाता है ना, इट इज अंडरस्टूड के मेन एक्ट में चेंजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे, बाकी सारे सेक्शन सेम रहेंगे जिनके बारे में इसमें कुछ नहीं लिखा। तो ऐसे अमेंडमेंट रेगुलर बेस पे आते हैं। अब ये जो रूल्स बनाए, तो कल मैंने आपको ऐसा बोला कि एक्ट के अंदर ना प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, और रूल्स के अंदर क्या होते हैं, प्रोसीजर्स। अब भाई आपका ICSI का भी एक्ट है, कंपनी सेक्रेटरीज का एक्ट है 1980-81 का, ठीक है, तो उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि भाई ये सिस्टम है हमारा, ऐसे आप CS बन सकते हो, और ये 3 लेवल होते हैं, मेंबर्स को ये चीजें फॉर्मल फुलफिल करनी होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस है। बट अगर आपको CS करना है, ICSI का मेंबर बनना है, तो उसका प्रोसीजर क्या है, कौन सा फॉर्म भरना है, कितनी फीस पे करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, वो प्रोसीजर आपको उसके रूल्स में मिलेगा। तो ऐसे 2 डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग यहाँ पे बनाया गया। ये चीज इन्होंने पुराने एक्ट में नहीं की थी, लेकिन नए एक्ट में इन्होंने ऐसे 2 डॉक्यूमेंट बनाए। अब ये तो चलो प्रोविजंस वर्सेस प्रोसीजर वाला एक पार्ट तो है, और रीजंस क्या है 2 डॉक्यूमेंट अलग बनाने का, वो भी समझो। अगर जैसे अपने कंपनी लॉ की बात कर रहे हैं, तो आपके ऊपर एज ए CS बहुत सारे कंप्लायंस होते हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर कंपनी है, तो उसका ना एक पर्टिकुलर फॉर्म भरना है आपको। फॉर्म किसको जमा करवाओगे, फॉर्म अपने जमा करवाएंगे ROC में, वो चल ही रहा था कंपनी और ROC का कम्युनिकेशन। अब वो फॉर्म भरना है, तो भाई फॉर्म नंबर कौन सा होगा। अच्छा, फॉर्म के साथ ना फीस पे करनी पड़ती है। देखो कैसा है, एक तो कंप्लायंस हमें करना है, हमें ROC को बताना है कि हमारी कंपनी में क्या हुआ, और वो बताना कैसे है, फॉर्म भर के, फॉर्म के साथ फीस भी हमें भरेंगे,
तो आरओसी पैसे भी अपने से ले रही है, वैसा है। अब ये फाइलिंग फीस होती है 500 रुपये, 1000 रुपये, ऐसे नॉमिनल फीस वो लोग चार्ज करते हैं। तो ये सारा जो प्रोसीजर है इसके बारे में आपको रूल्स में मेंशन किया हुआ मिलेगा। अब देखो टाइम के साथ ना रूल्स में बहुत सारे चेंजेस करते रहना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस एक पर्टिकुलर फॉर्म में जो फीस लिखी है ना 500 रुपये, अब सोच रहे हैं कि इसको बढ़ा के 1000 रुपये कर देते हैं। भाई महंगाई बढ़ गई, फीस भी बढ़ेगी, अब इसमें चेंजेस करना है। अब जब अमेंडमेंट करने होते हैं वो अमेंडमेंट कहाँ पे जाके करवाने पड़ते हैं? नॉर्मली पार्लियामेंट में। कानून बनाया किसने? पार्लियामेंट ने बनाया। तो चेंजेस कहाँ जाके करवाने पड़ेंगे? पार्लियामेंट में। अब इतना छोटा सा चेंज, ये 500 रुपये का 1000 रुपये करना है, इतने के लिए पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करवाने जाएंगे ना, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। क्योंकि पार्लियामेंट का प्रोसीजर मतलब वापस वही 3 स्टेप्स, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। लोकसभा राज्यसभा में ऑपोजिशन के सारे मेंबर्स को भी झेलना पड़ता है। आधा टाइम तो हंगामा कर रहे होते हैं, आधा टाइम वॉकआउट कर जाते हैं, आधे टाइम छुट्टी लगा देते हैं, सरकार को काम नहीं करने देते। तो इतने छोटे छोटे चेंजेस वहां लेके जाएंगे तो ये काम होगा कब? समझ आ रहा है? तो इसका रास्ता ये निकाला कि देखो ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसमें कोई भी करेक्शन करना हो, कोई भी चेंजेस करने हो तो पार्लियामेंट में जाए बिना हो सकता है। ये कानून पहले पार्लियामेंट में पास करवा लिया। और जो एक्ट है इसमें अगर चेंज करना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? पार्लियामेंट में। तो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है उसमें ऐसा है कि कंपनीज एक्ट में कोई भी चेंज करना हो तो वो पार्लियामेंट के थ्रू ही होगा, अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू होगा। लेकिन रूल्स में अगर कोई प्रोसीजर चेंज करना है तो वो काम डायरेक्टली एमसीए कर सकती है। बहुत बड़ी बात है, बिकॉज एमसीए डायरेक्टली अगर चेंज कर सकती है इसका मतलब पार्लियामेंट में जाके बहस करने की जरूरत नहीं। सीधा एमसीए ने रूल पास कर दिया कि भाई फॉर्म की फीस हमने बढ़ा दी है, 500 से बढ़ा के 1000 रुपये कर दी, खत्म, बात समझ आई? तो जो डे टू डे प्रोसीजर्स होते हैं, फॉर्म नंबर होते हैं, फाइलिंग फीस होती है, पेनल्टी के अमाउंट्स होते हैं, जो इसमें लिखे होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे चेंज करते रहना पड़ता है। तो इन्होंने दिमाग ये लगाया कि काम करो, जितना भी फिक्स्ड डेटा है जो बार बार चेंज नहीं करना पड़ता वो एक्ट में रखो, लेकिन जो डे टू डे रोज का रोज काम करने के जो तरीके होते हैं जिसमें बार बार बदलाव करने पड़ते हैं वो रूल्स में रख दो, ताकि अमेंडमेंट करना हो तो ये काम पार्लियामेंट के थ्रू हो, लेकिन ये काम डायरेक्टली मिनिस्ट्री कर पाए। तो इस हिसाब से 2 डॉक्यूमेंट्स बना दिए। अब अपन जब पढ़ते हैं ना तो आपको सेक्शन के साथ साथ पैरेलली यहाँ पे रूल्स मिलते हैं। कोई सेक्शन पढ़ रहे हैं तो उसके साथ करस्पॉन्डिंग रूल आपको मिलेगा। तो थियरी में पढ़ते टाइम दोनों आता है, सेक्शन एंड रूल, दोनों चीजें हम पढ़ते हैं। अब जब पढ़ेंगे आगे एग्जाम्पल दूंगा तो आपको रिलेट भी होगा। अभी तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि दोनों में होता क्या है। आइए बात समझ क्लियर हो? बोलो यहाँ तक कुछ पूछना एक्ट और रूल्स के बारे में, डिफरेंस क्लियर हो गए? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपने अगर कल थियरी रीड की होगी तो उसमें आपको मिला होगा कि भाई एक्ट है, उसमें कुछ सेक्शंस हैं, फिर रूल्स की बात अपन ने की, एक और टर्म है शेड्यूल्स करके, मिला ऐसा कुछ? अगर आपने थियरी पढ़ी होगी तो उसमें एक शेड्यूल करके मिला होगा। कितने शेड्यूल्स है? कुछ क्वांटिटी मेंशन की है, रीड करके आए कल वाले पॉइंट्स में। मैंने आपको 2-3 पेज ही बोले थे, ज्यादा नहीं थे, देख लो। कितने शेड्यूल्स हैं? तो पढ़ के आए होते तो मिल जाता, अब नहीं पढ़ के आओगे तो मुझे पता चल जाएगा। कुछ पॉइंट्स में नहीं बताता हूँ और आपको रीडिंग में देता हूँ, अगले दिन पूछता हूँ तो पता चल जाता है। बोलो, कुछ लिखा है? शेड्यूल्स स्टार्टिंग में है, देखो फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन में टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स बोल्ड किया हुआ मैंने, देखो है ना, मैंने खास हाईलाइट कर रखा है, जो भी आपको मिल नहीं रहा है ना। 7 शेड्यूल्स है। अब ये शेड्यूल्स क्या है वो समझ लेते हैं। एक एक पॉइंट कवर करा रहा हूँ, सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। शेड्यूल का ना सिंपल मतलब होता है लिस्ट, वो ज्यादा टेक्निकल नहीं है। लिस्ट कोई भी चीज की लिस्ट होती है ना, उसको यहाँ पे नाम क्या दे दिया इन्होंने? शेड्यूल। अब इसमें टोटल 7 शेड्यूल्स है, वैसे रोमन फिगर्स में लिखे जाते हैं, 1 2, देखा है कभी ऐसा? रोमन नंबर्स बोलते हैं ना, और बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, 6 और 4 समझ ही नहीं आता कौन सा क्या है। आ जाएगा धीरे धीरे, इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 से लेके 7 शेड्यूल्स, 7 शेड्यूल्स की लिस्ट है। अब इसमें से एक शेड्यूल आपने पढ़ा भी है, अगर आपको याद आ जाए तो बता देता हूँ मैं। ये जो है ना शेड्यूल नंबर 3, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कहीं? कुछ याद है आपकी 12th की बुक में, अकाउंट्स में कहीं आया? क्या था इसके अंदर, कुछ टॉपिक याद है? कौन से चैप्टर में था? शेड्यूल 3 में क्या चीज थी? थियरी में थोड़ा बहुत रेफरेंस आता है इसका, ज्यादा डिटेल में नहीं है, बट इसमें क्या होता है कुछ ध्यान है किसी को? ट्राई करो, तुक्का लगा लो, क्या पता सही पड़ जाए। बोलो कौन से चैप्टर में था, कोई टॉपिक से रिलेटेड कुछ? बोलो आप लोग। हाँ, बैलेंस शीट बनानी होती है, उसका जो फॉर्मेट होता है एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, ठीक है। शेड्यूल 3 जो है कंपनी लॉ में, ये आपको प्रिस्क्राइब करता है कि कंपनी जो है उसके अकाउंट्स, उसका P&L और उसका बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होगा।
आपने बैलेंस शीट तो बनाई होगी ना, टैली हो जाती है या लास्ट में सस्पेंस अकाउंट के भरोसे चलता है काम? बैलेंस शीट आपने बनाई तो है, उसका कुछ प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट फिक्स है या कुछ भी कहीं भी लिखो चलता है? क्या फॉर्मेट है? अभी तो वर्टिकल बैलेंस शीट आती है ना, एक यहाँ पे एक पार्ट होगा, नीचे वो असेट्स वाला पार्ट होगा, वैसे ही प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपकी कैपिटल और लायबिलिटी, पहले एक वो टी फॉर्म में चलती थी बैलेंस शीट, असेट्स यहाँ पे लिखते थे। आप लोगों ने कौन सा वाला फॉर्मेट यूज किया? टी वाला? अभी भी यही चल रहा है, पार्टनरशिप में वाला यूज होता है, ठीक है। तो दोनों फॉर्मेट यूज होते हैं। ये फॉर्मेट किसने प्रिस्क्राइब किए? कौन डिसाइड करता है कि ये वाला ही यूज करना है और कंपनी में ये वाला यूज करना है? कोई कानून में लिखा होगा तभी अपन फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो बोले सर मैं एसेट पहले लिखूंगा, मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद रहता है, असेट कैपिटल लायबिलिटी। कोई बोले नहीं, उल्टा करेंगे, कैपिटल और असेट लायबिलिटी नीचे, मेरी मर्जी, कहीं पे भी लिखूं, क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसा नहीं होता ना, फिक्स फॉर्मेट यूज करते हो। अब ये जो आपने बोला कंपनी के लिए ये वाला फॉर्मेट यूज होता है, ये बात यहाँ लिखी हुई है कंपनीज एक्ट में, शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है कि भाई कोई भी कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाए ना तो ऐसे बनाना। तो बिकॉज उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है, अपन ऐसे यूज कर रहे हैं। पहले पुराने एक्ट में 1956 वाले में ये फॉर्मेट चलता था, वहां पे शेड्यूल नंबर 6 था। अब नया एक्ट आ गया, सब नंबर चेंज हो गए, यहाँ पे हो गया शेड्यूल नंबर 3। तो आपकी थियरी में ना थोड़ा सा रेफरेंस आता है कि भाई कंपनीज अकाउंट्स का जो चैप्टर है उसमें पीएनएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट इट इज एज पर शेड्यूल नंबर 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। बट क्योंकि अपन वहाँ लॉ नहीं पढ़ रहे थे, आपने इस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब बोल रहा हूँ तो शायद वो एमसीक्यू क्वेश्चन या उसके हिसाब से याद आ रहा होगा कि ऐसा कुछ पढ़ा था। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो कहीं ना कहीं चीजें आपने पढ़ी है थोड़ी बहुत, बट आपको अब रिलेट हो रही होगी कि अच्छा ये मतलब था, ये शेड्यूल होता है, तब डिटेल में अपने नहीं गए होंगे। क्लियर, ये बात समझ आई? तो वैसे ही अलग अलग शेड्यूल्स में ना डिफरेंट डिफरेंट चीजें उन्होंने लिस्ट की है। इस चैप्टर में आगे मैं शेड्यूल 7 का भी रेफरेंस दूंगा आपको, इसके लिए ना रेलेवेंट सेक्शन है 135 और टॉपिक का नाम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको बोलते हैं CSR। तो इस पे जब बात करेंगे तो आपको ये पूरा एग्जाम्पल और शेड्यूल पढ़ेंगे भी तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बोलो यहाँ तक कुछ क्वेरी हो तो बताओ। क्लियर है? तो इंट्रोडक्शन में अपन ने मेजोरिटी चीजें कवर कर ली है। मैं देख लेता हूँ और कुछ बाकी हो। कल जे ईरानी कमेटी पे बात हुई थी, वो भी हमने बेसिक देख लिया था। और कुछ अगर हो, पेज नंबर 4 पे आप देख लो, वो भी एक जनरल आंसर है, पहले वो समझा देता हूँ फिर अपने एक्ट वाला डॉक्यूमेंट देखते हैं। पेज नंबर 4 पे जो टॉपिक है ना उसके टाइटल में लिखा है रिफॉर्म्स विच आर ब्रॉट अंडर द कंपनीज एक्ट फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अभी एक नया वर्ड आ गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस पे बात करते हैं। जनरली आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। आपने वर्ड कभी कहीं पहले सुना हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? मोदी जी के भाषण में सुना हो कहीं पे, कोई न्यूज हेडलाइन में पढ़ा हो कहीं पे, ये टर्म कभी आया आपके सामने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? इसका कुछ मतलब पता हो? नहीं, कहीं पे नहीं आया पढ़ने में। देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कंसेप्ट ऐसा है, इंडियन हिस्ट्री ऐसी रही है ना कि इंडिया में बिजनेस करना बहुत टफ माना जाता है। आप जाके एक बार ट्राई करो, अपनी कंपनी बनवाओ, एक फैक्ट्री स्टार्ट करो, ठीक है, ये सब करो, आपकी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि सरकारी रेगुलेशन इतने होते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन अलग, जमीन खरीदने के रेगुलेशन अलग, फिर उस पर कंस्ट्रक्शन करवाने की परमिशन, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, फिर गैस का कनेक्शन, सीवेज की पाइपलाइन, पानी का कनेक्शन, ठीक है, परमिशंस, लाइसेंस, ये सब लेते लेते बंदा थक जाता है। तो जो बिजनेस करने का जोश आता है ना, वो फैक्ट्री शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है। मुझे इतना झमेला है, इससे तो बेटर है कहीं जॉब कर लेते, कौन ये पंगे पड़ेगा। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप अपना बिजनेस खुद का सेटअप करो इतना बड़ा, तो लीगल प्रॉब्लम बहुत सारी आती है। अब इससे कंट्री का नाम खराब होता है आउट ऑफ इंडिया। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखो, सपोज एग्जांपल ले लो, टेस्ला कंपनी का नाम सुना आपने? क्या करती है टेस्ला कंपनी? कार बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में वर्ल्ड में टॉप कंपनीज में है। अब उनको इंडिया में आना है, गाड़ियां बेचनी है। अब यूएस की कंपनी है, अब इंडियन गवर्नमेंट उनको ये बोल रही है कि अगर तुमको इंडिया में गाड़ी बेचनी है तो यहाँ पे प्लांट लगाओ, गाड़ी यहाँ बनाओ। वो बोल रहे नहीं, हम चाइना में बनाएंगे और इंडिया में इंपोर्ट करके बेचेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट बोली इसमें हमारा क्या फायदा, आपने तो आपको कंज्यूमर बना दिया, जॉब अपॉर्चुनिटी भी तो क्रिएट करो, हम देते हैं ना आपको, यहाँ पे इंडिया फैक्ट्री लगाओ, यहीं पे टेस्ला बनाओ, यहीं पे बेचो। आप चाइना में बना के यहाँ बेचोगे तो चाइना के लोग पैसे कमाएंगे, आप पैसे कमाओगे, हमारे देश का क्या होगा? तो बोले अलाउ नहीं करेंगे। तो पिछले 3-4 साल से मैटर चल रहा है कि टेस्ला वालों को इंडिया में गाड़ी बेचनी है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बोल रही है कि आपको यहाँ पे प्लांट सेटअप करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली मोदी जी और इलॉन मस्क का फोटो आपने देखा होगा, यूएस में उनकी मीटिंग हुई जब डोनाल्ड ट्रंप को मिलके आए, तो लास्ट मंथ की न्यूज है। तो ये सब बार बार हो रहा है। मोदी जी टेस्ला की फैक्ट्री में घूम के भी आए, सारी फैक्ट्री वैक्ट्री देख के आए, गाड़ी चला के भी आए, इलॉन मस्क का फोटो वोटो खिंचवा के आए, सब आए। फिर बोलता है सर गाड़ी बेचनी है इंडिया में। बोले नहीं, तो फैक्ट्री यहाँ पे लगा, फिर काम कर, चाइना में बना के यहाँ बेचेगा तो हम अलाउ नहीं करेंगे। तो वो मैटर चल रहा है। अब टेस्ला वाला अगर इंडिया में आना चाहता है, वो बोले सर आपके रूल रेगुलेशन तो देखो,
एक कंपनी शुरू करने मेरी हालत खराब हो जाती है, आपके वहां का लोकल तो बेचारा पागल हो जाता होगा। बोले बात तो ठीक है यार, ऐसी इंप्रेशन है अगर वर्ल्ड में तो काम कैसे चलेगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो कंसेप्ट है उसमें ये बोला जा रहा है कि बिजनेस करना इंडिया में आसान होना चाहिए सबके लिए। कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहे तो उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए अपने को रूल रेगुलेशन को सिंप्लीफाई करना है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन ईजी हो जाए, जीएसटी नंबर लेना आसान हो जाए। तो इस फॉर्मेट में बात हो रही है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कंपनी लॉ में इतने सारे अमेंडमेंट्स उन्होंने किए, नया कानून लेके आए, उसमें अमेंडमेंट आए कि आज के टाइम के हिसाब से वो रेलेवेंट लगना चाहिए। बात समझ आई? तो ये जो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये जनरल आंसर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। ये कोई सेक्शन का पार्ट नहीं, आपको वर्ड टू वर्ड इसमें कुछ लर्न नहीं करना है, जनरल थियरी की तरह रीड करके उसको छोड़ देना है, वैसा आंसर। ठीक है, तो सिर्फ आपको टर्म का मतलब समझा दिया कि इसमें होता क्या है। अब अपन एक्ट देख लेते हैं, कंपनीज एक्ट दिखता कैसा है वो देखते हैं। चलो देखो ये डॉक्यूमेंट है कंपनीज एक्ट 2013। और क्या हो गया, ले लो ले लो, नींद खुलनी बाकी है, कोई बात नहीं, चलो ध्यान दो। यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने जैसी भाषा में कानून लिखा है वैसा प्रेजेंट किया हुआ है। थोड़ा प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेक्शंस का अरेंजमेंट है, कल मैंने आपको जो बातें बताई वो अभी इससे रिलेट करा रहा हूँ। मैंने आपको बोला 470 सेक्शंस हैं टोटल, और उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 29 चैप्टर्स बोला। देखो ये चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 का टाइटल है प्रिलिमिनरी, उसका नाम है। इसके अंदर कितने सेक्शंस हैं? 2 सेक्शन, 1 और 2। सेक्शन नंबर 1 में कंपनीज एक्ट का टाइटल है, कहां तक वो एप्लीकेबल है, कब से एप्लीकेबल हुआ, बेसिक बातें लिखी है। सेक्शन 2 डेफिनेशंस का सेक्शन है। कंपनी लॉ में जितने वर्ड्स को डिफाइन किया गया है वो आपको सब सेक्शन 2 में मिलेगा। उसमें क्लॉज नंबर 1 2 3 4 करके आता है। तो ये ध्यान रखना कि सेक्शन 2 इज फॉर डेफिनेशंस, वो फिक्स हो गया। चैप्टर नंबर 2 है, उसका टाइटल क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड रिलेटेड मैटर्स। मतलब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना मतलब उसको रजिस्टर करना, उसको क्रिएट करना, उससे रिलेटेड जितने मैटर है वो देखो आपको ये सेक्शंस में मिलेंगे 3 से लेके 22 तक। फिर इसके बाद ऐसे ही अलग अलग चैप्टर्स आगे आते जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 है, ये चलता रहेगा, देखो सारे सेक्शंस हैं। शेयर कैपिटल, डिबेंचर, ये आपने पढ़ा हुआ है अकाउंट्स में। ये है चैप्टर नंबर 4 और इसमें ये सारे सेक्शंस दिए हुए हैं। हम अपने सिलेबस में धीरे धीरे चीजों को पढ़ते जाएंगे, वैसा ये चलता रहेगा। रजिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये पूरी लिस्ट है, देख लो। तो जो 470 सेक्शंस की बात हो रही है ना, वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। जो कुछ सेक्शंस उन्होंने कैंसिल कर दिए, ये दिख रहा है, सेक्शन 253 से 269 तक पूरी सीरीज ओमिट का मतलब उसको कैंसिल कर दिया। अब ऐसा नहीं होता कि भाई एक सेक्शन कैंसिल हुआ ना तो ये वाला सेक्शन ऊपर आ जाएगा, सारे नंबर ही चेंज हो जाएंगे। अब सोचो, अपने तो याद कर करके पागल हो जाएंगे, सेक्शन याद करते हैं, एक डिलीट हो जाता है बीच में से, सारी नंबरिंग चेंज हो जाती है। तो वैसा नहीं होता। तो आज की डेट में अभी ये सेक्शंस खाली पड़े हैं, इसमें कुछ नहीं लिखा है, और डायरेक्टली आगे की लिस्ट जो है वो कंटिन्यू हो रही है। वैसा ये पूरी लिस्ट है, बीच में और भी सेक्शन उन्होंने डिलीट किए हुए। तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कम हो गए देखा जाए तो। 470 में से भी कुछ माइनस है। एंड तक चलते हैं एक बार। देखो ये खत्म हो रहे हैं यहाँ पे सेक्शन 470। उसके बाद आ रहा है शेड्यूल्स का टॉपिक, जो अपन बात कर रहे थे। 7 शेड्यूल्स है, इसमें ये है आपका शेड्यूल नंबर 3। ठीक है, अब देखो लैंग्वेज कैसी है, प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है वो थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका कंपनीज एक्ट। 2013 में एक्ट नंबर 18 था ये, और भी एक्ट पास हुए होंगे, तो 18th नंबर पे ये पास हुआ था। वो सीरियल नंबर में जो आ रहा है वो 29 अगस्त 2013। देखो ये डेट आपके नोट्स में लिखी होगी फर्स्ट पेज पे। नहीं? अब देखो टाइटल में मेंशन किया है यहाँ पे, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू कंपनीज। कंपनी से रिलेटेड कानून है ये, सारे पुराने कानून मिला दिए, जो चेंज करना था चेंज कर दिया, उसके बाद ये पास किया
और ये पार्लियामेंट ने कौन से ईयर में पास किया? 64th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो आप 1950 से काउंट करोगे तो 2013 जो था वो 64th ईयर था अपना रिपब्लिक का, इंडिपेंडेंस का नहीं। उन्होंने क्या बोला? 64th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो 26 जनवरी रिपब्लिक डे अपन सेलिब्रेट करते हैं 1950, जिस दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन आया, वहां से 64th ईयर है, वैसे काउंट होगा। और ये सारी चीजें अंदर सेक्शन में लिखी है, सेक्शन 1 है आपका। इस एक्ट को हम क्या बोलेंगे? कंपनीज एक्ट 2013। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। ये सब बातें क्लैरिफाई की और ऐसे चलता रहेगा। अब बाकी के सेक्शन आएंगे इसके अंदर। ये रहा देखो, सेक्शन 2 स्टार्ट हो रहा है डेफिनेशंस का। इसमें सारी डेफिनेशन लिस्ट की हुई है, 100 से ऊपर डेफिनेशन है, कुछ पूरी लिस्ट है। वो तो अपने इन बिटवीन जैसे जैसे आएगा उसको पढ़ते जाएंगे, जैसे नॉलेज के लिए देख रहे हैं अपन वैसे। अब सेक्शंस प्रेजेंट कर दिए, उसके बाद लास्ट में सर्च कर लेते हैं। एकदम एंड में दे रखा है शेड्यूल्स वाला पार्ट, ये स्क्रॉल करने में दिक्कत होगी। ये आ गया शेड्यूल्स वाला पार्ट। आपको शेड्यूल 3 बता देता हूं एक बार। This is schedule 5. शेड्यूल 4 देखो, ये है शेड्यूल 3। स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनीज अकाउंट्स में आपने ये सब चीजें देखी होंगी। तो ये सब आपके जो सिलेबस में है वो यहाँ से आ रहा है, तो ये रेफरेंस है। तो ये इस तरीके से पूरा एक्ट प्रेजेंट किया जाता है। और हम जो पढ़ते हैं, जो भी प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, वो सारे इसके बेसिस पे ही है। जो लैंग्वेज इसमें लिखी है उसके बेसिस पे सारा इंटरप्रिटेशन होता है। वैसे यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, क्लियर है पॉइंट्स? तो बार बार जब इसका काम पड़ेगा तो अपने एक्ट को देखते रहेंगे। ये जो अपन एक्ट देख रहे हैं ना, जो ओरिजिनल लैंग्वेज है इसकी, जो गवर्नमेंट ने लिखा है, इसके लिए एक टर्म यूज होता है, बार बार यूज होगा तो बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं बेयर एक्ट। ये टर्म यूज होता है। बेयर एक्ट का मतलब है ओरिजिनल फॉर्म, जिस भाषा में गवर्नमेंट ने वो एक्ट पास किया। देखो, कानून में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? लैंग्वेज। क्या रीजन है उसका? तो कानून बनाने वाला अमर तो है नहीं कि हमेशा के लिए रहेगा। 2013 का जो कानून है, जिस भी अथॉरिटी ने, कमेटी ने सजेस्ट किया, जे ईरानी कमेटी, तो वो क्या 100, 150, 200 साल तक जिंदा रहेंगे? 100 साल बाद भी अगर यही एक्ट चल रहा होगा तो कौन बताएगा सही क्या है गलत क्या है? जो लिखा है उसके बेसिस पे इंटरप्रिटेशन होगा। तो राइटिंग में जो लैंग्वेज होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोर्ट में ना एक एक वर्ड के ऊपर फाइट होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, मैं सेकंड लेवल पे एग्जीक्यूटिव में बताता हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा रिलेट हो रहा है तो आपको आइडिया देता हूँ कि वर्ड्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है लॉ में। एक पर्टिकुलर केस था, बहुत पुराना केस है, मतलब अपने इंडिपेंडेंस के टाइम के अराउंड की बात है। तो ये केस में ऐसा हुआ कि किसी एक पर्सन ने मर्डर किया था। अब मर्डर करने के बाद वो अरेस्ट हुआ। अब अरेस्ट हुआ तो उसके ऊपर केस चला तो उसने एक वकील हायर किया। वकील ने पूछा भाई मर्डर किया है? तो उसने बोला हाँ सर किया है। अब बचाने की जिम्मेदारी आपकी। अब देखो, वकील को तो झूठ बोल नहीं सकते, आप अपने लॉयर को नहीं बताओगे तो आपको डिफेंड कैसे करेगा? तो मर्डर करके आया, वकील ने पूछा, बता दिया, बोले ठीक है। अब केस चल रहा है कोर्ट में, सामने वाली पार्टी ने इसके खिलाफ सारे सबूत दे दिए, कोर्ट में प्रूव होता जा रहा है कि मर्डर इसी ने किया। अपना वकील कुछ बोल ही नहीं रहा। अब सोचो आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आपका रिएक्शन क्या होगा कि भाई मेरा वकील कुछ बोल नहीं रहा, मेरे पे मर्डर का चार्ज लग रहा है, सारे इल्जाम साबित होते जा रहे हैं, और एंड में क्या हुआ, जज ने सजा सुना दी कि भाई इसने मर्डर किया है, वकील कुछ बोला ही नहीं। आपने सोचा कहाँ फंस गए, किसको हायर कर लिया, इसने तो अपना पूरा खेल खत्म ही कर दिया, वैसी प्रॉब्लम हो गई। अब जज ने फांसी की सजा दे दी। आपने सुना है वो इंडियन मूवीज में, अपने बॉलीवुड में आईपीसी की धारा 302 के तहत आपको फांसी की सजा सुनाई जाती है। वहीं से अगले जन्म का अपना प्रिपरेशन शुरू हो जाता है कि ये वाला तो गया, वैसा है। अब आईपीसी की धारा 302 है क्या? इंडियन पेनल कोड, उसका 302 नंबर का सेक्शन, जिसमें मर्डर का चार्ज है और उसकी सजा लिखी है। तो या तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होती है या फांसी होती है। अब इस बंदे को फांसी सुना दी, अब फांसी की सजा डिक्लेयर हो गई तो फांसी होने वाली है। अब फांसी का सीन आ गया, उसको लेके गए, देखा आपने मूवीज में, वो पूरा ऐसे तैयारी की होती है, रस्सी लटक रही होती है, फांसी का फंदा, फिर उसको काला कपड़ा वपड़ा पहनाते हैं, फांसी लगाते हैं। फिर एक वो बंदा होता है, वो ऐसे वो लीवर खींचने के लिए रेडी होता है कि जैसे इसको लटकाएंगे मैं लीवर खींच दूंगा और फांसी हो जाएगी। अब ये सीन चल रहा है वहाँ पे, तो उसको ना काला कपड़ा पहनाया, फांसी वांसी का फंदा पहनाया, उसको वहाँ पे लटकाया, वो लीवर खींचना बाकी था।
तब ये लॉयर पहली बार कुछ बोला, बोले भाई फांसी रोक दो, फांसी हो गई। तो फांसी हो गई मतलब? बोले हो गई ना फांसी, देखो ना कपड़ा पहना दिया, गले में फांसी लगा दी, होगी। बोले ऐसे कैसे हो गई, उसको फांसी दी तो मरा थोड़ी ना, अब तो जिंदा है। तो बोले नहीं फांसी हो गई। बोले ऐसा क्यों? बोले सेक्शन में पढ़ो क्या लिखा है। तो सेक्शन खुलवाया 302, उसमें लिखा था टू बी हैंग्ड, लटका दिया ना, टू बी हैंग्ड। बोले इतने तो लिखा है टू बी हैंग्ड, तो हैंग कर तो दिया, ऐसा कहाँ लिखा है कि मरना पड़ेगा उसको। बोले ये क्या फालतू का आर्ग्यूमेंट है। और फांसी होती है ना तो प्रैक्टिकली ना जेल के जेलर, जिस जज ने सजा सुनाई होती है, वो दोनों पार्टी के वकील, वो लोग वहां पे होते हैं, कुछ लोगों के सामने फांसी होती है। अब वो सारे कंफ्यूजन में पड़ गए कि ये चल क्या रहा है। अब क्रिमिनल लॉज में ऐसा रूल है कि जो लिखा है उसका एग्जैक्ट मतलब निकालना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होता है कि ये तो समझी समझाई बात है। अरे भाई किसी की लाइफ और डेथ का सवाल है, आपके समझने के चक्कर में उसको फांसी हो जाएगी, जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, इतना बड़ा डिसीजन है, ऐसे कैसे ले सकते हैं। अब लॉज में लिखा हुआ है क्लियर कि भाई टू बी हैंग्ड, उसका आप ट्रांसलेशन कोई भी भाषा में कर लो, बोले उसको फांसी पे लटकाना जरूरी है, वो आपने कर दिया है, उसका मरना जरूरी नहीं है। अब ये तो पहली बार किसी ने ऐसा बोला, इसके पहले भी फांसियां हुई है, बट किसी ने ऑब्जेक्शन ही रेज नहीं किया। अब जज बोले रुक जाओ, हमको एक बार इंटरप्रिटेशन कर लेना दो। उन्होंने पढ़ा, सारे रूल वेरीफाई किए, ट्रांसलेशन किया। बोले देखो इंटेंशन भले कुछ भी हो, इंटेंशन तो मारने का ही था उसको, फांसी देना मतलब ऐसे मूवी के सीन के लिए थोड़ी करते हैं कि लटका के उसको उतार लिया। लेकिन जो लिखा है उसका मतलब तो ये निकल रहा है टू बी हैंग्ड, उसको लटका दिया है, मरना जरूरी है ऐसा लिखा नहीं है। तो जो बोल रहा है ना ये, वो देखा जाए तो सही है, तो फांसी रोक दी, हो गई फांसी देखा जाए तो वो जो बंदा था जिसको फांसी होने वाली थी, उसको मरना नहीं पड़ा लेकिन फांसी हो गई। बात समझ आई? अब सोचो उसकी जान में जान आ गई होगी, एकदम ऐसे खुश हो गया होगा। अब तक तो उसने डिसीजन ले लिया होगा, गए अपन तो फांसी लग रही है, क्या ही बचा है, और लास्ट मोमेंट में उसको बचा लिया। ये रियल केस है। इसके बाद उन्होंने सेक्शन में चेंजेस किए और उसमें लिखा टू बी हैंग टिल डेथ। आपने मूवी में कहीं डायलॉग में सुना होगा ना, तो पीछे वो बोलते हैं टू बी हैंग टिल डेथ, और फिर वो जज होते हैं ना जो पेन से लिख रहे होते हैं उसको ऐसे तोड़ देते हैं, देखा ऐसा कुछ मूवीज में कभी ऐसे। तो टू बी हैंग टिल डेथ, वो टिल डेथ जो वर्ड है ना पीछे नहीं था इस केस के पहले तक। फिर इन्होंने उसको चेंज किया, अमेंडमेंट किया, और उसके बाद आ गया टिल डेथ कि भाई अगली फांसी में ऐसा कोई लोचा नहीं होना चाहिए, जो है प्रॉपरली लिख दो कि फांसी बराबर हो जाए। बट सोचो वो लॉयर का दिमाग कितना तेज होगा कि उसने वर्ड पकड़ा के इस बेसिस पे तो फांसी नहीं हो सकती। बात समझ आ रही है? और इसके पहले जिनको फांसी हो गई होगी वो बेचारे ऊपर से सोच रहे होंगे, बोले अपना नुकसान हो गया, मुझे पहले पता होता, अच्छा वकील किया तो बच जाते, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो सोचो एक वर्ड का पावर कितना है। वो टिल डेथ वर्ड नहीं लिखा था पीछे, और सिर्फ टू बी हैंग लिखा था, किसी को फांसी हो गई और कोई जिंदा बच गया। बात समझ आ रही है? तो लॉज में ना वर्ड्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जो लिखा है उसी के बेस पे डिसीजन होगा। और बहुत बार लिखने में गलतियां हो जाती है, इंसान ही तो लिख रहे हैं कानून, तो ऐसी मिस्टेक्स जो है ना उससे कभी कभी किसी का फायदा भी हो जाता है, जैसे उस केस में हुआ। अब जो लिखा है टू बी हैंग टिल डेथ, उसमें कोई लूप होल नहीं है कि आप उससे बच जाओगे, पता चला। अच्छा लॉयर कौन था मालूम है? पाकिस्तान का फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना, नाम सुना, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। वो लॉयर थे, प्रैक्टिसिंग लॉयर थे, क्रिमिनल लॉयर थे, उनका केस था, ही वॉज द लॉयर इन दैट केस। और उन्होंने बोला कि ये ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है। अब सोचो इतना तेज दिमाग होगा तभी बंदा ये सब कर सकता है, पर जो करके गया उसकी क्या हालत है वो आपके सामने। इंडिया पाकिस्तान जो क्रिएट कर दिया, तो पाकिस्तान के फाउंडर वही है, उनकी जिद की वजह से पाकिस्तान क्रिएट हुआ, अलग अलग दो देश बने। लेकिन अब जो परमानेंट प्रॉब्लम बाकी सबके लिए हो गई है वो अलग सिचुएशन। आया समझ में क्लियर? तो ऐसा वैल्यू होती वर्ड्स की, तो इसलिए एक्ट जो है ना बहुत प्रॉपरली लिखे जाते हैं वैसा। अब देखो बेसिक तो आपको सारा मैंने इसमें बता दिया, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है समझो वो आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 5 पे आ जाओ। अब थोड़ा सा सेक्शन वाइज बात करते हैं, स्पेसिफिक बात करते हैं। बोले सर एक कंपनी होती क्या है? अब से कंपनी लॉ की बात तो आप कर रहे हो, ये बताओ कंपनी क्या होती है। तो इस पर थोड़ा समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली कंपनी है क्या। आप क्या समझते हो, आपके हिसाब से कंपनी क्या होती है? आपने थोड़ा बहुत कंपनी अकाउंट्स पढ़ा है, तो कहीं इंट्रोडक्शन में तो आया होगा व्हाट इज अ कंपनी, उसके बारे में कुछ खास बातें, ऐसा कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहोगे तो बोल सकते हो। कंपनी है क्या, किस रीजन से बनाई जाती है, कौन लोग होते हैं उसके अंदर, पैसा किसका लगा होता है, ये सब कुछ आइडिया। कोई भी क्रिएट कर सकता है कंपनी, आप और मैं चाहें तो कंपनी बना सकते हैं या नहीं बना सकते, हो सकता है। अच्छा आपने अलग अलग बिजनेस फॉर्म्स पढ़े होंगे, सोल प्रोप्राइटर, HUF, पार्टनरशिप फॉर्म, LLP, सब पढ़ा होगा, कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो ये एग्जैक्टली है क्या? आपको अगर बिजनेस करना है तो कौन सा फॉर्मेट आपको यूज करना है आपकी चॉइस है। अब जैसे मैं अकेला इंसान हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं सोल प्रोप्राइटर एज एन इंडिविजुअल बिजनेस कर सकता हूँ। अगर अपन सब मिलके 5-10 लोग एक साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो हम पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं, इसको LLP बोला जाता है। अगर फैमिली बिजनेस हो
तो HUF के नाम से कर सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो एक ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन अनजान लोग जो एक दूसरे से बिजनेस, फैमिली या फ्रेंडशिप से कनेक्टेड नहीं है और वो एक साथ आके बिजनेस करना चाहे तो एक ऑप्शन है कंपनी का। अब कंपनी कोई क्यों बनाएगा, उसके रीजंस है। एक तो देखो मेरे पास है ना बिजनेस का आइडिया है, लेकिन जो बिजनेस मैं करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। मेरे पास 5 करोड़ रुपए नहीं है, पर बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है। तो अगर आप सब इन्वेस्ट करना चाहते हो तो थोड़े थोड़े पैसे लगाओ अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, बिजनेस मैं शुरू करूंगा, बोलो करना है? तो मैंने आपको आइडिया सुनाया, आपको अच्छा लगा, आपने बोला सर मैं 10 लाख रुपए देने के लिए रेडी हूँ, आपने बोला सर मैं 20 लाख रुपए लगा सकती हूँ, आपने बोला 25 लाख रुपए लगा सकता हूँ। मतलब जितनी जिसकी कैपेसिटी आप इन्वेस्ट करो, अपन सब मिलके 5 करोड़ इकट्ठा करके बिजनेस शुरू करते हैं। मैनेजमेंट मैं कर लूंगा या प्रोफेशनल मैनेजर्स हायर कर लेंगे और बिजनेस चलाएंगे, बोलो रेडी हो? तो अगर ये सब हम कर रहे हैं तो इसमें हम जो फॉर्मेट यूज करेंगे दैट कैन बी अ कंपनी। कंपनी का मतलब एक से ज्यादा लोग, बहुत सारे लोग एक साथ आके अपना पैसा एक साथ लगा के बिजनेस शुरू करते हैं और इंटेंशन क्या होता है? प्रॉफिट कमाने का। आइए बात समझ में क्लियर हुआ, दैट इज अ कंपनी। अब ये तो जनरल मीनिंग हो गया, इसको एक्ट में कैसे डिफाइन किया वो देखो। आपको यहाँ पे ना मीनिंग वाले आंसर में एक बॉक्स दिखेगा ग्रे कलर का छोटा सा नीचे, उसमें ना सेक्शन का रेफरेंस है। सेक्शन नंबर कौन सा दिया? 2, और उसका क्लॉज नंबर बोलते हैं दैट इज 20, जो अभी अपन सेक्शन 2 देख रहे थे ना वही है। उसमें कंपनी को डिफाइन किया गया। डेफिनेशन में क्या बोला? बोल रहे हैं अ कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ में अच्छी बात यह है, डेफिनेशन बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। तो क्या लिखा है? कंपनी मींस अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ। दिस लॉ मतलब ना कंपनीज एक्ट 2013, आप उसको हाईलाइट करके वहां पे लिख सकते हो। अंडर दिस एक्ट जो लिखा है ना, उस चीज को बॉक्स में हाईलाइट कर लो, वहां पे लिख दो दिस एक्ट का मतलब क्या? कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, बट उसके साथ एक लाइन और लिखी है, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट था लिखना, नहीं लिखते ना तो इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता, वो भी समझाता हूँ। प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब 1956 या उससे भी पहले का कोई एक्ट होगा तो वैसा। तो दिस एक्ट का मतलब 2013 और प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब 2013 से पहले वाला। तो 1956 या उससे पहले भी थे, 1912 था, 1889 था, 1860 था, बहुत सारे थे, तो भी कवर हो सकते हैं। अब क्या लिखा है उसका मतलब क्या है वो देखना है। कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जो आपने 2013 वाले एक्ट में रजिस्टर करवाई हो। बट अगर ये सेंटेंस यहीं पे रोक देते, इंटरप्रिटेशन का एग्जांपल दे रहा हूँ, कि पीछे नहीं लिखा होता और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, तो इसका मतलब क्या निकलता पता है? कि 2013 से पहले अगर किसी ने कंपनी बनाई थी तो इस डेफिनेशन के हिसाब से तो कंपनी है ही नहीं। बात समझ आई? तो उनको पीछे लिखना पड़ा कि भाई आपने 2013 के एक्ट में कंपनी रजिस्टर कराई हो या उसके पहले वाले कोई एक्ट में कंपनी रजिस्टर कराई हो, वो कंपनी मानी जाएगी, टेंशन नहीं है। नहीं तो पता है क्या होता? 2012 तक जितनी कंपनियां बनी थी ना, सबको फिर से इस एक्ट में नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता। अननेसेसरी, क्या जरूरत है, बार बार तो रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सेंटेंस में उन्होंने वो बात लिख दी और प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। समझ आया डिफरेंस? ठीक है। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। अपना टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप स्टार्ट हुआ था 1868 में, आज है 2025। तो 1868 में भी तो इंडिया में कोई कंपनी लॉ होगा ना, 1850 का एक्ट था, उस एक्ट में रजिस्टर हुई थी कंपनी। तो उनको बार बार रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, वो तब से अभी तक वैलिड है और वो आगे चलते रहेंगे। क्लियर है? अच्छा, कंपनी में जो लोग पैसा लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर्स, या एक और टर्म होता है मेंबर्स। अच्छा, कंपनी के टोटल पैसों को बोलते हैं कैपिटल, और उसमें आप सबका हिस्सा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। तो ये सारे वर्ड्स वहां से आए, ये सब बात यहाँ पे लिखी है। अब देखो जो ये इंट्रोडक्शन दे रखा है इसमें मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, कुछ नए टर्म्स मिलेंगे वो क्लियर कर देता हूँ। एक इन्होंने वर्ड यूज किया बॉडी कॉर्पोरेट, दिख रहा है आपको? 20 मिनट ढूंढो, वर्ड मिला बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब और कुछ नहीं, इट इज अ कंपनी। एक कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट भी बोला जाता है, अलग अलग नाम यूज किए जाते हैं और कुछ नहीं है वैसा। अब देखो कंपनी बनाने के 2 तरीके हैं, वो भी उसमें मेंशन कर दिया उन्होंने। या तो कंपनी स्पेशल एक्ट के थ्रू बन सकती है या कंपनीज एक्ट के थ्रू बन सकती है। अभी एग्जैक्टली क्या पॉइंट है वो समझो, विद एग्जांपल बता रहा हूँ। अब जैसे आपको और मुझे, हम सबको मिलके कंपनी बनानी, हम बोले हम 50 लोग मिलके कंपनी बनाएंगे, सब 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 50 लाख रुपए कैपिटल होगी, तो ऐसा कर सकते हैं। तो हमें अगर कंपनी बनानी हो तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? आरओसी में। मतलब ऑनलाइन ही करना है, बट आरओसी के थ्रू आप और मैं कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। एक टर्म यूज करते हैं रजिस्टर्ड कंपनी, आरओसी में रजिस्ट्रेशन करवा दी। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी भी होती है, उसको बोलते हैं स्टैच्यूटरी कंपनी। और एक नया वर्ड आ गया, तो नए नए वर्ड थोड़ा अभी परेशान करेंगे, फिर आदत हो जाएगी आपको। स्टैच्यूटरी वर्ड का मीनिंग पहले बता देता हूँ। अगर आपने ये वर्ड कभी पहले सुना हो, कुछ याद आ रहा हो तो आप एग्जांपल दे सकते हैं।
ये वर्ड कहीं पे सुना है? इन जनरल कहीं पे भी स्टैट्यूटरी वर्ड कहीं पे आया? मैं पूरा वर्ड बताता हूँ, स्टैट्यूटरी वार्निंग, कहीं सुना है वर्ड? अभी याद करवाऊंगा तो आएगा, कोशिश कर लो अगर आपको याद आ जाए पहले। स्टैट्यूटरी वार्निंग, कहीं ये वर्ड सुना हो? कहीं घूमने फिरने गए हो पब्लिक प्लेस में कहीं पे, बोलो कुछ याद आ रहा हो किसी को? कहीं वर्ड आया स्टैट्यूटरी? हाँ बोलो, आ रहा है किसी को याद? ट्राई तो करो, कहीं सुना हो तो। सुना है कहीं वर्ड कभी स्टैट्यूटरी? कहाँ पे सुना है? इकोनॉमिक्स में, ठीक है। पढ़ाई के अलावा कहीं, बुक्स में नहीं, बुक्स के अलावा कहीं पे सुना? पिक्चर देखने जाते हो थिएटर में, तो वहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ एड्स आती है, एक वो टोबैको वाली ऐड आती है, देखा? स्टैट्यूटरी वार्निंग, ये वर्ड वहाँ पे पढ़ा होगा आपने, स्टैट्यूटरी वार्निंग। ये स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, है ना? तो स्टैट्यूटरी वर्ड वहाँ पे आता है, और अगली बार जाओगे देखना आपको ध्यान में आएगा। स्टैट्यूटरी वर्ड का मतलब होता है लीगल। या भारी भारी वर्ड्स है ना, यूज करके अपने को डराते और कुछ नहीं। स्टैट्यूटरी का सिंपल मतलब है लीगल, ठीक है? लीगल वार्निंग। अब थिएटर में जाते हैं तो दो तीन चीजें वो लोग बोलते हैं। एक तो भाई थिएटर में आपको स्मोकिंग नहीं करना है, टोबैको यूज नहीं करना है, बोलना जरूरी है। अपने स्मोक नहीं करते, आजू बाजू कोई बैठ के सिगरेट पी रहा हो तो दिमाग ही खराब हो जाएगा, तो वो अलाउड नहीं है। दूसरा बोलते हैं कि अगर आप थिएटर में बैठे हो तो जो मूवी चल रही है आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो इलीगल है। तो पायरेसी वाला जो पार्ट होता है कि लोग रिकॉर्ड करके फिर सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे पोस्ट कर देते हैं, वो लीगल नहीं है। तो एक तो आपको टोबैको स्मोक नहीं करना है, दूसरा आपको मूवी को रिकॉर्ड नहीं करना है, तो ये लीगल वार्निंग दे रहे हैं आपको, तो वो स्टैट्यूटरी वार्निंग वैसा। तो स्टैट्यूटरी वर्ड का मतलब क्या है? लीगल। अब यहाँ पे स्टैट्यूटरी कंपनी किसको बोला जाता है वो समझो। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको हम स्पेशल कंपनीज बोलते हैं। ये स्पेशल एक्ट के थ्रू बनती हैं और ये पार्लियामेंट में पास होता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, LIC ऑफ इंडिया। कौन सी कंपनी है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC ऑफ इंडिया, सरकारी कंपनी। ये जब बनाई गई थी, क्रिएट की गई थी, तो इसके लिए पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास हुआ था। अब बोले सर LIC ऑफ इंडिया भी तो कंपनी है, तो इनके ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है या नहीं लगता है? डेफिनेटली लगता है, ये तो है ही। लेकिन इनके लिए एक अलग कानून बनाया गया जिसको बोलते हैं LIC एक्ट। वो बना 1956 में, इसको बोलते हैं स्पेशल एक्ट। मतलब उस कंपनी को पार्लियामेंट में स्पेशली क्रिएट किया गया। आप और मैं एक कंपनी बनाना चाहे तो अपने पार्लियामेंट थोड़ी जा सकते हैं। मोदी जी को लेटर लिखा, बोले सर पार्लियामेंट में सेशन रखो, हमें क्रिएट करनी इग्नाइट एकेडमी लिमिटेड। बोले इतने कौन से खास हो तुम, ROC में जाके बनवा लो ऑनलाइन, तुम्हारे लिए पार्लियामेंट बुलाओ। तो वो थोड़ी ना होगा। तो आप और मैं कंपनी बनाएंगे तो अपने ये करेंगे। लेकिन ये जो सरकारी कंपनीज है, ये सारी स्पेशल एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट में बनी है। इसके और भी एग्जाम्पल्स है, SBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके सबके एक्ट पास हुए, वो स्पेशल एक्ट में आते हैं। अच्छा, LIC के ऊपर उनका खुद का कानून तो अप्लाई होता ही है, और ये वाला भी अप्लाई होता है, दोनों होते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है दो कानून में कुछ ऑपोजिट लिखा हो, कॉन्ट्राडिक्शन हो, ये कुछ बोलता है वो कुछ बोलता है, तो फिर LIC कौन सा फॉलो करे? अपना एक्ट फॉलो करे कि कंपनी एक्ट? ये स्पेशल एक्ट है ना, ये स्पेसिफिक इसके लिए बनाया गया, तो ये पहले फॉलो होगा। ये जनरल एक्ट है जो हर कंपनी पे लगता है, बाद में फॉलो होगा। तो अगर ये दो कानून में कोई कॉन्ट्राडिक्शन या कुछ ऑपोजिट लिखा हो तो फिर ये पहले फॉलो करना पड़ेगा LIC को। वो कॉमन सेंस होगी। स्पेशल इज ऑलवेज अबव जनरल। जनरल सबके लिए होता है, स्पेशल आप ही के लिए है, तो जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो पहले फॉलो करोगे, जनरल वाला बाद में करोगे। आ रहा है समझ में? क्लियर? तो ऐसी दो टाइप की कंपनीज बनती है, जो बात यहाँ पे बोली है। देख लो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। An incorporated company owes its existence either to a special act of parliament or to company law. तो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मतलब ये LIC वाला एग्जांपल, और कंपनी लॉ में जनरली मतलब अपना वाला केस। अब रिलायंस, टाटा, ये सब जो बड़ी कंपनीज है वो सब रजिस्टर्ड नॉर्मल कंपनीज है, उनका पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास नहीं हुआ। लेकिन LIC, SBI, ये सब जो है पार्लियामेंट में स्पेशली बनी है। वैसे एग्जाम्पल्स आपके सामने है, दोनों लिखे हुए हैं नीचे। बोलो, यहां तक कुछ नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना है तो बोलो। तो कंपनीज की डेफिनेशन पता चली। कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जो या तो 2013 के एक्ट में रजिस्टर हुई हो, या उसके पहले बने हुए इंडिया में कोई भी कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो, उसको हम कंपनी बोलते हैं। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल रखिए, कॉम्प्लिकेट नहीं किया उसको, और आगे भी डेफिनेशंस वैसी आएंगी। अब यहां तक आने के बाद जो अगला पार्ट है, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ है क्या, अपने पढ़ेंगे तो कल से उसको, आज उस पर डिस्कशन नहीं करने वाले। कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी के बारे में कुछ बातें समझाई हुई है। अभी जितने वर्ड्स आपको यहाँ दिए हुए हैं ना, ये सब अपन आगे डिटेल में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। कुछ बातें इसमें से डिस्कस कर सकते हैं जो अपन अभी देख रहे थे, जैसे कंपनी बनाने का क्या इंटेंशन होता है। तो हमने देखा बहुत सारे लोग एक साथ आके अपना पैसा लगाते हैं,
और सबका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो उसके लिए उन्होंने टर्म यूज किया है। सेकंड लास्ट पॉइंट देखना, वॉल्यूंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। रैंडमली ले रहा हूँ क्योंकि सारे अभी नहीं समझाने। वॉल्यूंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, सब लोग एक साथ एसोसिएट क्यों हो रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। वॉल्यूंटरी का मतलब क्या है, अपनी मर्जी से आ रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैंने आपको ऑफर किया मेरी कंपनी में पैसे लगाओगे, आपने बोला सर देखता हूँ, सोचता हूँ, बताता हूँ। फिर 4 फोन किए मैंने, आपने बोला सर नहीं लगाने पैसे। तो मैंने ऐसे 2-4 बंदे ना ऐसे गन वन लेके घर पे भेज दिए, वो लगाने हैं पैसे। बोले सर ये कौन सा तरीका हुआ, बोले नहीं लगाने पड़ेंगे। क्यों, बहुत जरूरत है मुझे पैसों की, तुम लोग इन्वेस्ट नहीं करोगे बिजनेस कैसे करूंगा। तो डरा धमका के मैंने पैसे लगवा दिए। चलेगा ऐसा? आप सोचोगे यार सर एक तो आपका आइडिया हमको समझ में आ नहीं रहा है और ऐसा तो लग रहा है कि पैसे डूब जाएंगे, और आप गन पॉइंट पे पैसे मांग रहे हो, तो गोली मार दो, नुकसान करोगे बाद में तो हमारे पास पैसे वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो ये कोई तरीका तो हुआ नहीं। तो एसोसिएशन वॉल्यूंटरी होता है, कंपलसरी नहीं होता है, किसी को फोर्स नहीं कर सकते वैसे। तो ये वॉल्यूंटरी एसोसिएशन है। अब जो लोग कंपनी बना रहे हैं ना, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, कंपनी बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट। जिम्मेदारी जो है लॉस उठाने की वो आपकी लिमिटेड हो जाती है। दैट इज द बेस्ट कंसेप्ट। पूरी दुनिया कंपनी इसलिए बनाती है। एक बेसिक बात तो वही है। अब देखो मैं अगर सोल प्रोपराइटर इंडिविजुअली बिजनेस कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मार्केट से ब्याज पे पैसा उठाया, रॉ मटेरियल खरीदा, प्रोडक्शन किया, फैक्ट्री में माल पड़ा है, कुछ हो गया बिक नहीं रहा है, कोविड हो गया, फैक्ट्री में आग लग गई, तो मैं तो बर्बाद हो गया। अब जिससे पैसा ब्याज पे उठाया था वो पैसा वापस मांग रहा है, गुड्स खरीदे थे वो पेमेंट मांग रहा है, माल तो बिका नहीं, पैसे तो आए नहीं। बोले हमको हमारा पैसा चाहिए, घर बार बेच के भी देना पड़ेगा। अब घर बिक गया, गाड़ी बिक गई, सोना गहना सब बिक गया, पैसे चुकाते चुकाते मैं बैंकरप्ट हो गया नुकसान। अब मेरे बारे में आपको ये सब पता चला तो आप तो डर गए, बोले नहीं नहीं कौन करेगा ये सब, बिजनेस छोड़ो, देखो सर का इतना नुकसान हो गया, सब घर बार सब बिक गया, अपने को नहीं करना। ये रिस्क है। कंपनी में रिस्क नहीं है। अगर आप कंपनी अपन सब बना रहे हैं, जैसे मैंने बोला आपने 1-1 लाख रुपए सबने कंट्रीब्यूट किया, अपन ने 50 लाख रुपए इकट्ठे किए, बट कंपनी के नाम से बिजनेस करेंगे। अब पता है आप लोगों की जिम्मेदारी कितनी है, सिर्फ 1 लाख रुपए की, जितने के आपने शेयर खरीदे। अब 50 लाख से हम बिजनेस शुरू करेंगे, कल को कंपनी में लॉस हो गया और कंपनी का नुकसान हो गया ज्यादा, तो आप सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, सिर्फ वो 1 लाख रुपए की, उससे ऊपर कुछ भी चुकाने की जरूरत नहीं है। तो लॉस किसके ऊपर जाएगा, आउटसाइडर्स के ऊपर। जिस बैंक ने कंपनी को लोन दिया उसका नुकसान, जिसने उधार पे सामान दिया उसका नुकसान, समझे, अपने ऊपर नहीं आएगा। तो आपने गारंटी कितनी दी थी, 1 लाख रुपए की। तो अगर मान लो मैं आपसे शेयर कैपिटल के नाम पे 50-50 हजार रुपए ले चुका हूँ, हमने बिजनेस शुरू कर दिया, नुकसान में चला गया, तो मैं और आपसे कितने पैसे मांग सकता हूँ, बाकी के 50,000। उसके ऊपर अगर नुकसान है भी, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। आप बोलो सर हमारी तो 1 लाख रुपए की जिम्मेदारी थी, हमने उतने के शेयर लिए थे, अब कंपनी डूब गई तो कंपनी भरे पैसा हम कहाँ से लाएंगे, तो हम अपना पर्सनल घर बेच के पैसे नहीं देने वाले। बात समझ आई? अब ये सेफ ऑप्शन हो गया ना बिजनेस करने का, इसलिए लोग कंपनी बना रहे हैं। और आज की डेट में बिजनेस करना बहुत रिस्की हो गया है, मार्केट ऐसा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतना ईजी नहीं है पैसे कमाना। तो अब सोल प्रोपराइटर वाला बिजनेस छोड़ के लोग कंपनी फॉर्मेट ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि भाई मेरा घर बार नहीं बिक जाना चाहिए, फैमिली कहाँ जाएगी, तो बेटर है ना मैं कंपनी बनाऊं। अब यहाँ से अपनी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ही लोग कंपनी बनाने का सोचेंगे अपना नाम पहले आएगा। कि सीएस का काम है रजिस्ट्रेशन करवा के देना, सीएस का काम है कंपनी का लीगल मैनेजमेंट देखना, और कहीं अगर किसी को कंपनी बंद भी करवानी होती है, वाइंडिंग अप, वो भी सीएस करता है। तो अपने लिए तो अच्छा है, अगर लोग कंपनी बना रहे हैं ना तो बेस्ट है। कोई भी मिले तो उसको बोलो भाई कंपनी बना, वो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा उसको प्रमोट करो ताकि आपको भी काम मिले फ्यूचर में। तो कोई गलत बात नहीं है, समझ आए? तो बिजनेस तो ऐसे ही चलेगा ना, जो अपन करते हैं प्रमोट नहीं करेंगे कैसे होगा। बात समझ आ रही? तो ये सारी चीजें कंपनी से रिलेटेड हमें ध्यान रखनी है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कल अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में, सारे पॉइंट्स एक एक करके, तो आपको और पॉइंट्स इसमें पता चलेंगे। यहाँ तक जितना बताया, कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरी है तो कंप्लीट सब कुछ समझ आया? बस तो आज इतना रखते हैं, सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, रिमेनिंग पॉइंट्स पे अपने कल कंटिन्यू करेंगे।